स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। कुछ दिन हुए मैंने अली सरदार जाफरी की किताब लखनऊ की 5 रातें पढ़ी। आधुनिक लेखक और कवि जाफरी साहब के साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला। कविता और गद्य के अलावा उन्होंने भक्ति लेखन पर मौलिक काम किया। उनकी किताब लखनऊ की 5 रातें यात्रा वृतांत, संस्मरण, आत्मस्मरण और भी कई विधाओं का एक मिला जुला रूप है। लेकिन आज ज्ञानपीठ अवॉर्डी अली सरदार जाफरी का कुछ अलग सा परिचय। आज आपको इतिहास की गलियों में लिए चलती हूँ। 1937, जब जाफरी साहब 23-24 साल के युवक थे और स्वतंत्रता आंदोलन के स्टूडेंट लीडर भी थे। अगर आप भारत के प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की मशाल को आग पकड़ते देखना चाहते हैं तो ये वो समय था। कौन है जिसका जिक्र इस किताब में नहीं, जिनके साथ जाफरी साहब उठ बैठ ना रहे हों। मजाज सिप्ते हसन के साथ वो गलियों में फिरा करते थे। गौहर जान के यहाँ गाना सुनते तो कभी इस्मत चुगताई की गुरु रशीद जहान, जिन्हें वो रशीद आपा बुलाते थे, उनके यहाँ पहुंच जाते। एक चैप्टर में जज्बी और जोश मलिहाबादी के साथ लड़कों के छोटे से बेतरतीब से कमरे में घंटों बहसबाजी और मुशायरा चलता है। मजाज और सिप्ते हसन तो हैं ही, फैज़ अहमद फैज़ भी शरीक होते हैं। जानिसार अख्तर कुछ सुनाते हैं। एक दूसरे अध्याय में जब जाफरी साहब जेल पहुंचते हैं तो वहां भी नामी स्वतंत्रता सेनानी उनका इस्तकबाल करते हैं। कुल मिलाकर ये किताब उस दौर का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और साहित्यिक दस्तावेज है। एक बेहतरीन कहानीकार के शब्दों में उस वक्त की कहानी जब देश करवट ले रहा था, नौजवानों की उम्मीदें उड़ान भर रही थीं, गुलामी का अंधेरा छटने लगा था। बस कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर मैंने भाषा को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी ज़बान की खूबसूरती, उसके लतीफ़ लहजे और नफासत का स्वाद लेना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। अली सरदार जाफरी की लखनऊ की 5 रातें। लखनऊ की फिज़ा में एक नई आज़ादी का एहसास था। सन 1937 में कांग्रेस की पहली वजारत बनी थी। खद्दर के कपड़ों की वक़्त बढ़ गई थी। हम लोगों ने अपने सरों की गांधी टोपी को और ज़्यादा तिरछा कर लिया था। जब मैं सन 1937 में दिल्ली से लखनऊ आया तो मजाज वहाँ पहले से मौजूद थे। उनके पिता ने रिटायर होने के बाद लखनऊ में घर बनाया था। मजाज के छोटे भाई अंसार हरवानी, जो अब पार्लियामेंट में मेंबर हैं, नेशनल हेरल्ड में काम करते थे। वहाँ और भी कई दोस्त थे, अनवर जमाल किदवई, सिप्ते हसन, फरतुल्ला अंसारी, अली जवाद जैदी वगैरह। हयातुल्ला अंसारी अखबार हिंदुस्तान के एडिटर थे। यशपाल हिंदी और उर्दू में अलग अलग पत्रिकाएं निकालते थे। रोज़ बरोज़ प्रोग्रेसिव राइटर्स का गुट बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर अलीम और अहमद अली लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। डॉक्टर रशीद जहां, जिन्हें हम सब प्यार से रशीद आपा कहते थे, डॉक्टरी करती थीं, अफसाने लिखती थीं और तमाम कम उम्र के लेखकों के साथ बड़े प्यार से पेश आती थीं। कभी कभी इलाहाबाद से सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर अशरफ और डॉक्टर अहमद आ जाते थे, जो पंडित नेहरू की सरपरस्ती में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में काम कर रहे थे। इसी साल डॉक्टर मुल्कराज आनंद प्रोग्रेसिव्स की दूसरी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए, जिसका इनॉग्रेशन टैगोर ने किया, इंग्लैंड से आए थे। उनकी जुबान पर स्पेन का जिक्र था, जिसके इनकलाबी कारनामे पहले ही हम तक पहुंच चुके थे। ला पैशनेरिया और लॉर्का के नाम फिजाओं में गूंज रहे थे। एक साल बाद सन 1939 में जज्बी भी लखनऊ आ गए और जोश मलिहाबादी भी। नौजवान प्रोग्रेसिव्स की टोली अजीब व गरीब जिंदगी बसर कर रही थी। कुछ तो अभी तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन सारे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुके थे। कुछ अभी अभी ग्रेजुएट किए थे। हमारे 4 शौक थे।
पढ़ाई, साहित्य, पॉलिटिक्स और आवारागर्दी। इस एतबार से हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुकामात पर पाए जाते थे। एक सिरे पर फिरंगी महल था, जहां खुले विचारों वाले समझदार लोग बड़ी इज्जत के साथ बेबाक बहस करते थे, और दूसरे सिरे पर रेडियो की मशहूर गाने वाली गौहर सुल्तान का वो घर था जिसे हम मैखाना कहते थे। इन दोनों सिरों के दरमियान नेशनल हेरल्ड, पायनियर, हिंदुस्तान, विप्लव और नया अदब के दफ्तर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शेख हबीबुल्ला साहब का घर, प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का कुतुब खाना, YWCA का खूबसूरत हॉल जहां माया सरकार शमाए महफिल हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी की लड़कियों का कैलाश हॉस्टल जहां हर साल होली खेलने पर जुर्माना होता था, और न जाने कितने कॉफ़ी हाउस, रेस्टोरेंट और मैखाने थे। और ये सारी गुजरगाहें कूचा यार से होती हुई जेल की तरफ जा रही थीं, जिनकी दीवारों के पीछे आज़ादी की खूबसूरत सुबह का उजाला धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। हमारा सारा गिरोह वैसे तो एक से ख्याल रखता था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस के दरमियान बटा हुआ था, लेकिन सोशलिज्म से किसी को इनकार नहीं था। हमारी बगावत का अंदाज रूमानी और इनफरादी था, जिसका सबसे हसीन रूप मजाज की दिल जीतने वाली शख्सियत थी। हमारा ग्रुप एक तरफ तो उस बैरनी हुकूमत के खिलाफ था जिसने 150-200 बरस से हमारे मुल्क और कौम को गुलाम बना रखा था, और दूसरी तरफ उस खानदानी शराफत और रस्म रिवाज के खिलाफ था जो हमारी हरकतों को अंगड़ाई नहीं लेने देता था। क्योंकि हमारा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था और प्रोग्रेसिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन कम और एक मूवमेंट ज़्यादा थे, इसलिए हम अपनी मनमानी करने के लिए कुछ अलग से रास्ते अपनाते थे। साफ सुथरे ड्राइंग रूम में बैठकर बीड़ी पीना, शराब खानों में नज़में सुनना, चौराहे पर खड़े होकर पॉलिटिकल बहस करना, किताबें और मैगजीन्स छापना, और फिर प्रोफेसरों से टेढ़ी मेढ़ी बातों पर बहस करने से ही हमारी बेचैन रूहों को ठंडक पहुंचती थी। एक दिन दौरान गुफ्तगू ये बात निकली कि लोग अपने कुत्ते का नाम टीपू क्यों रखते हैं। मैं, सिब्ते हसन और मजाज तीनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से अपनी नफ़रत का इजहार करने के लिए एक तरीका इख्तियार किया है, और टॉडी किस्म यानी गुलाम सोच के हिंदुस्तानी उनकी नकल में बेसोचे समझे अपने कुत्तों का नाम टीपू रख लेते हैं। अगर मोहब्बत से रखने का सवाल होता तो वो यकीनन अपने कुत्ते का नाम विक्टोरिया, नेल्सन वगैरह रखते। मजाज ने फौरन मशवरा दिया कि हम लोगों को एक कुत्ता पालना चाहिए और उसका नाम नेल्सन रखना चाहिए। अभी गुफ्तगू जारी थी कि सिब्ते हसन कहीं उठकर चले गए, और जब चंद घंटों के बाद वापस आए तो उनकी गोद में एक निहायत खूबसूरत सफ़ेद कुत्ते का पिल्ला था। हम लोगों ने फौरन उसका नाम नेल्सन रख दिया और अंग्रेज़ों से टीपू सुल्तान की तौहीन का इंतकाम ले लिया। नेल्सन निहायत खूबसूरत और वफादार कुत्ता था। चंद महीनों में वो बड़ा हो गया। काटता किसी को नहीं था, लेकिन भौंकने में उसका कोई जवाब नहीं था। हम अपने दोस्तों की लिस्ट में हमेशा नेल्सन का नाम शामिल कर देते थे। हम तीनों लाल बाग के एक नए घर में रहते थे जिसे डॉक्टर हुसैन ज़हीर की बेगम साहिबा ने बनवाया था, और उसका नाम उनकी मर्जी के खिलाफ हमने अक्टूबर हाउस रख दिया था। घर 2 मंजिला था और हमारे सिवा कोई किराएदार अभी नहीं आया था, इसलिए हम ज़मीन की मंजिल पर रहते थे और नेल्सन पहली मंजिल पर। हम लोग सारे दिन साहित्य की सेवा करते और शाम के वक्त अपने कुत्ते को साथ लेकर हजरतगंज की सैर के लिए बाहर निकलते। इस सैरगाह का इंतखाब एक ख़ास गरज के साथ किया गया था। शाम के वक्त उसकी सड़कें और दुकानें यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों के अलावा गोरे सिपाहियों और टॉमियों से भरी होती थीं, और हम लोग उनकी सूरतें देखकर अपने कुत्ते को नेल्सन कहकर ज़रूर आवाज़ देते थे, और स्टूडेंट्स और टॉमियों पर उसका असर देखकर बहुत खुश होते थे। आखिर एक शाम वो हादसा हो गया जिसके लिए हम बेताब थे। मेफेयर सिनेमा घर में कोई अच्छी तस्वीर आई थी, अब नाम याद नहीं, शायद ख्वारेज़ थी, जिसमें पॉल म्यूनी ने मेक्सिको के इनकलाबी लीडर का रोल अदा किया था। एक बागी किसान की कहानी थी। ऐसी फिल्मों को देखने के लिए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का हुजूम आता था, और फिल्म के खात्मे पर
ऐन उस वक्त जब अंग्रेजों का कौमी गीत गॉड सेव द किंग बजता था, बुलंद आवाज से इनकलाबी नारे लगाता था। हम तीनों निहायत शान से अपने कुत्ते को साथ लेकर मेफेयर पहुंचे और 4 टिकट खरीदकर हॉल के अंदर दाखिल होने लगे। उस वक्त नेल्सन मेरी गोद में था। दरवाजे पर हमें रोक दिया गया। बड़ी देर तक इस पर हंगामा होता रहा कि नेल्सन भी तस्वीर देखेगा। आखिर हमने उसका टिकट खरीदा है और कुत्ता नहीं, हमारा दोस्त है। सिनेमा के मैनेजर ने, जो हमें अच्छी तरह जानता था, खुशामद करके हमें राजी किया, टिकट के पैसे वापस किए, चाय पिलाई और रुखसत कर दिया। हम बाहर निकले तो मेरी क्लास की, यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मिल गईं। एक हुजूम सिनेमा से निकल रहा था और एक अंदर जा रहा था। हम सड़क के किनारे खड़े हुए अपने कुत्ते के कारनामे बयान कर रहे थे कि नेल्सन के भौंकने की आवाज आई। एक टॉमी, जो शराब के नशे में धुत था और गालिबन तस्वीर देखने आया था, नेल्सन को अपने बेद से छेड़ रहा था। हम तीनों ने एक साथ कुत्ते का नाम लेकर उसे आवाज दी, नेल्सन, नेल्सन। टॉमी कुत्ते को छोड़ हमारी तरफ बढ़ा। हमारे साथ इतनी देर में एक बहुत मजबूत किस्म के कश्मीरी दोस्त आ गए थे, जो उस जमाने में गालिबन पायनियर अखबार में काम करते थे। उनके और टॉमी के दरमियान घूंसेबाजी शुरू हो गई। हमारा कश्मीरी दोस्त चक हर घूंसे के साथ नेल्सन का नारा बुलंद करता था और कुत्ता अपना नाम सुनकर और ज्यादा जोर से भौंकता था। लड़कियां तितर बितर हो गईं और ये घूंसेबाजी कोई आधे घंटे तक जारी रही। पहले तो हम हंस रहे थे, लेकिन जब मामला ज्यादा संगीन हो गया तो मैंने और सिप्ते हसन ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन ना तो टॉमी का हाथ रुकता था और ना चक का। लेकिन देखने के काबिल आलम मजाज का था। वो घूंसेबाजी की गत पर चुटकी बजाकर नाच रहा था और लहक लहक कर अपने नामुकम्मल गीत के 2 मिसरे गा रहा था। बोल अरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डांवाडोल। इस गीत की इब्तिदा चंद माह पहले गौहर सुल्तान के घर पर सिप्ते हसन और फरतुल्ला के बाहमी झगड़े में हुई थी। अब मजाज के गीत, घूंसेबाजी के पैंतरों, कुत्ते की भौं भौं और चक की जबान से बुलंद होते हुए नेल्सन के नारों के साथ हम लोग लड़ते लड़ते मेफेयर के जनरल पोस्ट ऑफिस तक चले गए। खैरियत हुई कि इस आधे घंटे के अरसे में कोई टॉमी उधर से नहीं गुजरा और कोई पुलिस वाला गोरी चमड़ी की मदद के लिए नहीं आया। आखिर टॉमी थककर बेदम हो गया और उसने जनरल पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचकर सुलह की पेशकश कर दी। तय हुआ कि कल शाम को इस जगह पर घूंसेबाजी का मुकाबला होगा। चक ने उसकी जमीन पर पड़ी हुई टोपी उठा ली और कहा कि ये कल शाम को लड़ाई के बाद वापस की जाएगी। हम लोग हंसने लगे और टॉमी लड़खड़ाता हुआ वापस चला गया। सिप्ते हसन ने बढ़कर नेल्सन को अपनी गोद में ले लिया और इस प्यार से थपका जैसे चक के बजाय उस कुत्ते ने टॉमी से बाजी जीती हो। मजाज ने टॉमी की टोपी चक से मांग ली और अपने सर पर पहन ली। दूसरे दिन शाम को वो टॉमी वहां नहीं आया। हम लोग बड़ी देर इंतजार करके कॉफी हाउस चले गए और नेल्सन को टॉमी की टोपी पहनाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। इस वाकये के 7-8 बरस के बाद जब 15 अगस्त 1947 को मैं और मजाज बंबई के खुशी से झूमते शहरियों के साथ ओपेरा हाउस के चौराहे पर आज़ादी की खुशी में नाच रहे थे, तो यकायक मजाज ने अपनी जेब से उस टॉमी की मैली कुचैली पुरानी टोपी बाहर निकाली और उसे अपने सर पर रखकर तिरछा कर लिया। अब वो फिर चुटकी बजा बजा कर नाच रहा था और गा रहा था, बोल अरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डांवाडोल। गीत मुकम्मल हो चुका था और सारा मजमा मजाज के साथ गा रहा था। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।